आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लोरीनेशन के बारे में। क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन के बारे में समझेंगे पहले, फिर देखेंगे मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे ओजोन, यूवी रेज और केमनाफोर। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरीन एडिशन, अलग अलग तरह से जो हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ये कुछ कंपाउंड है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइड, Cl2, क्लोरामाइंस, इन सब के बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का जो ग्राफ होता है रेजिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन के बीच में, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिसइंफेक्शन होता क्या है। डिसइंफेक्शन का टर्म का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ख़त्म करना, इसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। लेकिन जनरली हम डिसइंफेक्शन नहीं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना। डिसइंफेक्शन मतलब सिर्फ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना। काम तो हमारा ये है, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन ही। आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक हो सकता है ओजोन का यूज़ करके डिसइंफेक्शन करें, क्लोरीन का यूज़ करके डिसइंफेक्शन करें, KMnO4 का यूज़ करके हम डिसइंफेक्शन करें। ओजोन क्या करता है कि जब हम ओजोन को ऐड करते हैं, जैसे पानी है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमने ओजोन इसके अंदर पुट किया, O3 होता है, तो ये इतना इफेक्टिव होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और इसी तरह से डिसइंफेक्शन हो जाता है। KMnO4 की बात करें तो KMnO4 क्या करता है कि जो सेल वॉल की परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। लेमैन की टर्म में हम बात करें तो अंदर का साइटोप्लाज्म या फिर जो भी मटेरियल होता है, वाइटल मटेरियल होता है, वो बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। क्लोरीनेशन की बात करें, जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर एंटर करता है और जो एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़फुल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मेटाबॉलिज्म मतलब, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म होती है, एक तो होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मिला, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर का ये जो यूज़ होगा, दो तरह से करेगा। एक तो अपनी डेली प्रोसेस में, जैसे रेस्पिरेशन, और एक करेगा वो अपने डिवाइड होने में, ग्रो करने में। ठीक है, डिवाइड होने में या ग्रो करने में। तो ये रेस्पिरेशन टाइप की जो उसके काम होंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन, चलना, ये सब चीज़ें, तो ये होगा कैटाबोलिज्म। और डिवीज़न या फिर ग्रो करने में जो काम में लाएगा वो फूड को, उसे कहेंगे हम एनाबॉलिज्म। तो इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम्स, उनको ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो क्लोरीन होता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और डिसइंफेक्शन हो जाता है। तो आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरीन एडिशन। अभी जो क्लोरीन हम ऐड कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। क्लोरीन जो है तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो किसी भी फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए, या फिर हाइपोक्लोराइड्स की फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये क्या होता है कि CaOCl होल ट्वाइस, बेसिकली यहाँ पे OCl माइनस ये आयन होता है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्लोरामाइंस भी हो सकते हैं। क्लोरामाइंस क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो उसके अंदर अमोनिया भी होता है, NH3 भी होता है। तो जो क्लोरीन होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है और NH2Cl या फिर NHCl2 या फिर NCl3 बना लेता है। तो ये तुरंत तो एक्ट नहीं करते, तुरंत तो डिसइंफेक्ट नहीं करते, लेकिन टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट होती रहती है डिसइंफेक्शन की, तो ये यहाँ से जो क्लोरीन होता है डिसइंफेक्ट करता रहता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको दिखाई देते हैं। तो क्लोरामाइंस हो गया ये। और लास्ट में क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO2। यहाँ पे समझो कि Cl जो हमने देखा हुआ था, CaOCl2 जो था, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे OCl माइनस हमारे पास आयन है और यहाँ पे ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड है। अब इन सब तरीक़ों से हम पानी के अंदर कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, हम क्लोरीन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखो, रिएक्शन Cl2 है, वो H2O से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा HOCl। अब ये HOCl भी फर्दर डिसोसिएट हो सकता है, HOCl भी फर्दर डिसोसिएट हो सकता है, OCl माइनस बनाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है डिपेंड करती है कि क्या आपके पास pH है पानी का। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो HOCl होता है, ये सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्शन करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है यहाँ पे ये। तो इसका pH याद रख लो। HOCl की जो रेंज होती है pH की, वो होती है 5 से 7।
अब इस एरो का मतलब समझ लो कि अगर यहाँ पे pH क्या रखा जाए कि ये आगे जाए रिएक्शन, मतलब Cl2 से HOCl बने, लेकिन कुछ pH अगर जो हमने ऐसा रख दिया तो ये रिएक्शन HOCl से इधर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या pH होना चाहिए, यहाँ पे क्या pH होना चाहिए, याद करने का तरीका HOCl को याद कर लो, ये 5 से 7 होता है, ठीक है। अगर 5 हुआ, 5 से 7 के बीच में हुआ तो HOCl बनेगा, अगर नहीं हुआ तो कोई और बनेगा। तो हमें सामने पहुँचाना है इसे, तो HOCl तक, तो pH जो होगा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 5 से 7 है ना, तो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर इससे ये बनाना है, अगर लेस देन 5 हुआ pH तो ये HOCl से वापस से Cl2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं HOCl OCl माइनस, हमें पता है कि 5 से 7 पे वर्क करता है, तो अगर जो हमें OCl से HOCl बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से 7 के बीच में रखना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि लेस देन 7 होगा तो pH तो OCl से HOCl बन जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 8 हुआ अगर जो pH तो ये OCl माइनस बन जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्शन हो, तो वो तो HOCl है, तो हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 7 से pH कम ही रखते हैं पानी का जो वाटर सप्लाई के अंदर होता है, ताकि जब हम क्लोरीन ऐड करें वो जल्दी से HOCl बन जाए और डिसइंफेक्शन हमारा शुरू हो जाए। अब पानी के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, सब चीज़ें थी, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्लोरीनेशन तो कर दिया इसका, लेकिन क्या होगा जब ये पाइप से जाएगा पानी, तो ऐसा हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से इसके अंदर आ जाएं, पनप जाएं। तो फिर से तो हम इसके अंदर क्लोरीन ऐड नहीं कर पाएंगे हमारे पास वाटर सप्लाई के पहले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पे NH3 भी अवेलेबल कराते हैं, या तो हो इसके अंदर या फिर हम प्रोवाइड कराते हैं। अब ये NH3 जो होता है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके या तो NH2Cl बनाएगा, या फिर NHCl2 बनाएगा, या फिर NCl3 बनाएगा। तो ये जो तीनों कंपाउंड होते हैं इनको कहते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। ये क्या होता है, वाटर सप्लाई के साथ आगे चले जाते हैं, और जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब यहाँ पे पनपने लगेगा या फिर इसको ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये NH2Cl यहाँ से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पे फिर से डिसइंफेक्शन कर देगा। ऑल्दो इसकी जो पावर होती है डिसइंफेक्शन की वो बहुत कम होती है HOCl के कंपैरिजन में, लेकिन अभी हमें पावर की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें यह है कि इस जगह पे भी अगर जो डिसइंफेक्शन की ज़रूरत पड़े तो कुछ हमारे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो इसे डिसइंफेक्ट कर सके। तो फिर से रिएक्शन देखते हैं कि NH3 था, उसने Cl2 से रिएक्ट किया, तो क्या होगा, एक एक H हटाते रहेंगे, Cl जोड़ते रहेंगे, तो यहाँ पे बनेगा पहले NH2Cl, NH2Cl फिर से Cl2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा NHCl2, और NHCl2 Cl2 के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा NCl3। यहाँ पे अगर जो रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हर बार एक HCl बन रहा है। तो यहाँ पे भी pH होगा कि क्या क्या pH पे ये वाली रिएक्शन होती है, अलग अलग pH पे अलग अलग रिएक्शन होगी। तो pH अगर जो 7.5 से ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन होगी, pH 5 से 6.5 होगा तो ये रिएक्शन होगी, और pH अगर जो 4.4 से कम होगा तो ये होगी। याद करने का तरीका कि देखो पहली वाली रिएक्शन में एक HCl निकला, फिर दूसरी वाली में ये दोनों ऐड हो गए, 2 रिएक्शन HCl निकले, और तीसरी वाली में ये तीनों ऐड हो गए, तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जितने HCl होंगे उतना एसिडिक होगा, pH हो जाएगा कम। तो पहले 7.5 था पहले वाले केस में, उसके दूसरे वाले केस में 2 Cl2 हो गए तो मतलब ज़्यादा HCl निकला, तो 5 से 6.5। ये बस एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। और ये तीसरा हो गया pH 4.5 से कम। अब हमने क्या सोचा था कि HOCl हमें सबसे ज़्यादा बने, तो उसके लिए हमने मेंटेन क्या किया था, 5 से 7 के बीच तक का pH। अब यहाँ पे देखो 5 से 7 के pH में सिर्फ ये आ रहा है, तो इसका मतलब NHCl2 ही वहाँ पे रिएक्शन में होगा और वो इफेक्टिवली डिसइंफेक्ट करेगा। अगर इनकी पावर भी देखें, इफेक्टिवनेस देखें कि कौन ज़्यादा डिसइंफेक्शन कर सकता है, किलिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो वहाँ पे वो NHCl2 ही आएगा। NHCl2 सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे NH2Cl, और तीसरे नंबर पे NCl3। तो अब हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हम जब पानी के अंदर क्लोरीन डालेंगे तो डिसइंफेक्शन हो जाएगा पानी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लोरीन और डाल देंगे, वो लगभग कितनी होगी, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी डाल देंगे ताकि ये जो है रेजिडुअल क्लोरीन बना ले NH के साथ मिलके, और ताकि वो बाद में जब यूज़ हो उसका, मतलब बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ हो सके। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। मान लो आपके पास पानी था, ठीक है, जिसको आपको डिसइंफेक्ट करना था, तो अब इसके अंदर हमने क्लोरीन अप्लाई की Cl2। अब ये जो क्लोरीन है ये किस काम आएगी, पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ख़त्म करना है, सही बात है, और क्या होगा इसके अंदर कुछ आयंस भी हो सकते हैं, Fe+2 FeMn+2,
ठीक है, ये जो होंगे ये रेड्यूस फॉर्म में है, तो इनको ऑक्सीडाइज, ये खुद से ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे क्लोरीन का यूज़ करके। ये होने नहीं चाहिए लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, इनको हम हटा नहीं सकते। तो क्लोरीन क्या होता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, Mn+2 को Mn+3 में कन्वर्ट करता है, तो इसमें भी क्लोरीन यूज़ हो जाती है। और तीसरा जो हमारे पास अमोनिया है NH3, Cl2 का वो यूज़ करके NaCl2 ये सब बना देगा। तो ये 3 जगह पे हमारी क्लोरीन यूज़ होगी। तो ये है अप्लाइड क्लोरीन। चलो अब थोड़ा ग्राफ के बेसिक्स को समझते हैं। मान लो ये पानी था, पानी के अंदर हमने क्लोरीन डाली। मानो कि ये जो पानी था बिल्कुल क्लियर था, इसके अंदर ना तो आयरन था, ना इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ना इसके अंदर NH3 थी। तो जब हम क्लोरीन इसके अंदर डालेंगे तो वो क्लोरीन जो होगी वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी और वो एज अ रेजिड्यू रह जाएगी। तो अगर हम ग्राफ पे इस चीज़ को प्लॉट करेंगे तो हम क्लोरीन हमने अप्लाई की, बिल्कुल अप्लाई की, और रेजिडुअल कितना था, जितना हमने अप्लाई किया उतना ही रेजिड्यू हो गया। तो मतलब जितना इधर गया उतना इधर गया। तो मतलब ये जो लाइन बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी, स्केल से देखें, एंगल देखेंगे जो इसका 45 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, जितना हमने अप्लाई किया उतना ही रेजिड्यू हो गया। तो मतलब ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से कि जितना अप्लाई किया उतना रेजिड्यू हो गया। तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से चलेगा। दूसरा केस देखते हैं। मानो कि हमने क्लोरीन अप्लाई किया पानी के अंदर, और पानी के अंदर इतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतना आयरन सब कुछ है कि हमने जैसे ही क्लोरीन डाला उसने पूरा क्लोरीन यूज़ कर लिया, कुछ बचा ही नहीं रेजिड्यू। तो अगर जो हम ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा, अप्लाई तो कर रहे हैं हम क्लोरीन, लेकिन रेजिड्यू इधर क्या है, रेजिड्यू, रेजिड्यू कुछ बच ही नहीं रहा है। तो रेजिड्यू कुछ नहीं बच रहा है तो लाइन क्या होगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी सीधी। आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, एक और देखते हैं कि मान लो इसके अंदर आयरन आयरन था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था। तो हमने क्या करा कि जैसे मान लो 10 ग्राम हमने इसके अंदर क्लोरीन डाला, तो 10 ग्राम में से 8 ग्राम तो रिएक्ट कर लिया, लेकिन 2 ग्राम जो है बच गया। तो ऐसे समझो कि ये 10 ग्राम हमने डाला, ठीक है, 8 ग्राम रिएक्ट कर लिया, 2 ग्राम बच गया। तो जो ग्राफ होगा कुछ, तो यहाँ से हम देखेंगे इसको, ये तो ग्राफ कुछ जाएगा ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई। तो 45 डिग्री पे ग्राफ कब जाएगा, जब जितना डाला उतना ही रेजिड्यू हो गया, मतलब कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। और अगर जो हमने डाला इसके अंदर क्लोरीन और कुछ रिएक्ट कर गया और कुछ रेजिड्यू हो गया, तो जो लाइन का स्लोप होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। सिंपल। और कहीं पे अगर जो लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल रहा, सीधा रहा, इसका मतलब ये होगा कि जितना हमने डाला था क्लोरीन उतना पूरा ही यूज़ हो गया। तो अब इन तीनों की यूज़ करके हम एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो अब एक्चुअल सिचुएशन को हम 4 फेज़ में डिवाइड करेंगे, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो फेज़ 1 में क्या है, अभी पहले जब हम क्लोरीन डाल रहे हैं इसके अंदर क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स हैं यहाँ पे, और साथ में NH3 भी होगा जो कि कंबाइन करेगा Cl2 से। तो अब जब हम क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, एक तो ऑर्गेनिक मैटर को डिसइंफेक्ट करेगा, इसको किल करने की कोशिश करेगा, प्लस Fe+2 मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 और Mn+3 बनाएगा। तो इसके अंदर हम जब क्लोरीन डालेंगे तो कुछ तो यूज़ हो जाएगी और बहुत कम जो होगी वो रेडी एज अ रेजिड्यू बच जाएगी। तो मतलब अगर हम इतनी डाल रहे हैं क्लोरीन इसके अंदर, सॉरी इतनी अगर जो हमने क्लोरीन डाली, तो अगर इतनी ही बच जाती तो लाइन आती ऐसे, लेकिन बच कितनी रही है, इतनी। ठीक है, तो लाइन कैसे जाएगी, इस तरह से। तो इसकी जो लाइन जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, मतलब जो इसका स्लोप होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। 45 डिग्री होता तो ऐसे जाती लाइन, लेकिन इसका लाइन कुछ इस तरह से जाएगी क्योंकि स्लोप इसका 45 डिग्री से कम होगा, रेजिड्यू इसके अंदर कम बचा है। तो फेज़ वन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही थी तो ये इसका स्लोप आ रहा था कम, लेकिन फेज़ 2 में क्या होगा, अब क्या हुआ, सब रिक्वायरमेंट जो पूरी हो गई, ऑर्गेनिक मैटर भी पूरा हो गया रिक्वायरमेंट, और ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या होगा, जो ये क्लोरीन होगा बचा हुआ वो NH3 से रिएक्ट करके रेजिडुअल क्लोरीन बनाएगा। मतलब हम डाल रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन, रेजिडुअल भी काफ़ी बच रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा बच जा रहा है, क्योंकि डिसइंफेक्शन अभी भी होता रहेगा कुछ ना कुछ। तो अभी जो स्लोप था उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप इसके अंदर आएगा। ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा, 45 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि डिसइंफेक्ट हो रहा है तो रेजिडुअल कम ही बच रहा है क्योंकि यूज़ भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे कम था स्लोप, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ेगा स्लोप, लेकिन 45 डिग्री जितना नहीं जाएगा। तो ये स्लोप अगर जितना भी है, ये है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री से कम ही होगा। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जाते जाते फेज़ 2 ख़त्म होते होते यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। और अभी हमने देखा था ग्राफ का स्लोप अगर जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब जितनी हम क्लोरीन डाल रहे हैं रेजिड्यू कुछ बच भी नहीं रहा है। तो मतलब हम जितनी क्लोरीन डाल रहे हैं वो सब यूज़ हो जा रही है। तो यूज़ कहाँ हो रही है, अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर, हाँ अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हुआ,
मतलब डिसइंफेक्ट किया। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा और इसी टाइम पे जो फाउल स्मेल है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब आपने देखा होगा कि रखा रखा सड़ जाता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो उससे बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अभी यही होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो जितनी रेजिड्यू क्लोरीन थी NH3 की फॉर्म में अब वो यूज़ होने लगेगी, तो जितनी भी रेजिड्यू थी वो यूज़ होने लगेगी। अब ऐसे मानो कि आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने इतनी क्लोरीन आप अप्लाई कर चुके हो और इस पॉइंट पे आप ग्राफ में यहाँ पे हो और आपके पास रेजिडुअल क्लोरीन है इतनी, मतलब ये आपके पानी में बची हुई रेजिडुअल क्लोरीन है। तो आप अगर जो अप्लाई क्लोरीन, अब क्लोरीन को अप्लाई भी नहीं करोगे तो आपका ग्राफ चलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। रेजिडुअल क्लोरीन जो है आपकी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, अवेलेबल क्लोरीन, अप्लाइड क्लोरीन यहाँ पे आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आपने अप्लाई करनी बंद कर दी, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्लोरीन भी अप्लाई करते जा रहे हो, तो क्लोरीन जो अप्लाई की हुई है वो भी यूज़ हो रही है, प्लस जो आपके पास NH3 की फॉर्म में, NH3Cl वगैरह की फॉर्म में थी वो भी यूज़ हो रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है। अच्छा, नीचे क्यों चल रहा है, क्योंकि रेजिडुअल क्लोरीन कम होती जा रही है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चलेगी और कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर जो अप्लाइड क्लोरीन नहीं डालते तो ग्राफ ऐसे जाता, ठीक है। वो यहाँ तक भी जा सकता था, यहाँ तक भी जा सकता था, डिपेंड किस पे करेगा। जैसे मान लो ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ है, अगर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे रेजिडुअल क्लोरीन थी, ठीक है, तो ग्राफ, जैसे मान लो ऑर्गेनिक मैटर को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, ग्राफ ग्राफ जो होगा यहाँ तक जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे भी जाने के बाद रेजिडुअल क्लोरीन खत्म हो गई, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिक मैटर बच गया। अगर ऑर्गेनिक मैटर को कम रिक्वायरमेंट थी तो ग्राफ सिर्फ यहाँ पे जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, ग्राफ रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास इतनी बच जाएगी, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते ऑर्गेनिक मैटर जो है पूरा खत्म हो गया और रेजिडुअल क्लोरीन जो थी इतनी यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या करेंगे, इतनी रेजिडुअल ऑर्गेनिक हमारे पास क्लोरीन पहुँच गई, तो अब अगर जो हम आगे कुछ अवेलेबल क्लोरीन अप्लाई करेंगे, अप्लाइड क्लोरीन बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जितने भी क्लोरीन अप्लाइड करेंगे उतनी ही वो रेजिडुअल की फॉर्म में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन को खाने वाला था, ये खाने वाला था, ये खाने वाला था, तीनों ही मर गए। तो अब जितनी क्लोरीन अप्लाई करेंगे वो सब रेजिडुअल में जाएगी। तो अब जो ग्राफ होगा 45 डिग्री पे जाएगा, मतलब अब तक 45 डिग्री पे नहीं गया था, अब जा रहा है। अब क्यों जा रहा है, क्योंकि रेजिडुअल क्लोरीन में जितनी भी क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं वो सब रेजिडुअल में चली जा रही है। और यही पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके सब कुछ इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई थी, इसको ही कहते हैं हम ब्रेकअप पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, सॉरी। ब्रेक पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम क्लोरीन को अप्लाई करते हैं इस तरह से, ताकि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन इसके अंदर बच जाए। वो क्यों बच जाए, ताकि वो NH3 से रिएक्ट करके एक रेजिडुअल क्लोरीन बन जाए, बना ले, और पानी के अंदर जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, ऑर्गेनिक मैटर आए या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आए, तो उसको ख़त्म कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने कैसा पढ़ाया ये मुझे पता चलेगा आपके लाइक से। सो लाइक करके मुझे बताना ज़रूर कि मैंने कैसा, आपको समझ में भी आया कि नहीं आया, और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू।